हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है क्या बेटा आपको? गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को बहुत बहुत नमस्कार बेटा। चलिए स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट में 1 लिख दीजिए, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 18, आधारित है बेटा स्थिर विद्युत के ऊपर। लास्ट टाइम का मैं थोड़ा सा रिकैप करवाता हूं आपको। अपन ने पढ़ा था ठोस को चालक गोला। ठोस को चालक गोला एक समान आवेशित था। आवेश घनत्व तो इसका रो, और रो को हम क्या लिख सकते थे? Q अपॉन 4 पाई/3 अपॉन R क्यू। 4 पाई/3 अपॉन R क्यू बोले तो आवेश बटे आयतन। आवेश बटे आयतन, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। फिर मेन चीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बेटा रो के पदों में होती थी ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। और Q के पदों में हम इसको लिख लेते थे QR/4 पाई/एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। ठीक है, एक ही चीजें हैं, एक बार रो के पदों में है और एक बार Q के पदों में। ठीक है, ये हमने लास्ट टर्न पर पढ़ा था। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पढ़ी थी बेटा? आउटसाइड। तो बाहर से अगर अपन किसी भी गोले को देखें तो बिंदु जैसा ही दिखता है, तो फील्ड Q अपॉन 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट R² हो जाती थी। ठीक है, इसको आप KQ अपॉन R² भी लिख सकते हैं, KQ अपॉन R²। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम सरफेस पर बात करें तो सरफेस पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाता है, कोई नई चीज नहीं है। ये सरफेस पर फील्ड हो जाती थी। ये हमने लास्ट टर्न पर पढ़ा था। और बेटा ठोस गोला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद अपन ने इसके विभव की चर्चा की थी। कि विभव इनसाइड कितना होता था? भी आउटसाइड निकाला था अपन ने। तो फिर से बेटा कोई भी गोला है, बाहर से अपन देखेंगे तो बिंदु जैसा ही दिखेगा। दूर चले जाओ, दूर से अगर हम गोले को देखें तो हमें बिंदु के जैसा ही दिखाई देगा। तो जो वी आउट आया है वो बिंदु आवेश के कारण विभव के समान ही आएगा। वी सरफेस पर अगर अपन निकालते तो वी सरफेस पर कितना हो जाता है बेटा? वी सरफेस पर हो जाता है KQ अपॉन कैपिटल R। और वी इनसाइड कितना आता था? ये ध्यान देने वाली बात है। ये होता था वी सरफेस प्लस रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये R² माइनस R²। ठीक है, ये कहां पर हो जाता था बेटा? सरफेस पर, इनसाइड। विभव कहां पर? इनसाइड। और विभव अगर हम सेंटर पर निकालते थे तो सेंटर पर विभव कितना आया था? ये आया था 3/2 गुना विभव कहां पर? सरफेस पर। विभव कहां पर बेटा? सरफेस पर। 3/2 गुना विभव कहां पर? सरफेस पर। ये हमने लास्ट टर्न पर बेटा पढ़ा था। अपन को काफी दिन हो गए, इसलिए मैं आपको रिकॉल करा रहा था ये चीजें कि एक बार याद आ जाएं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर हम गोले के केंद्र और गोले की सतह का विभवांतर निकालें। विभवांतर मतलब विभव का अंतर। विभवांतर बोले तो विभव का अंतर निकालें तो कितना आएगा वो? बेटा नीचे 6 एप्सिलॉन नॉट ही होता है इसमें, विभव में 3 नहीं। अगर हम अंतर निकालें
केंद्र का और सतह का, तो कितना आएगा? VS/2। वेरी गुड, VS/2 जो बच्चे लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं, VS/2। देखो कैसे हम अंतर निकाल रहे हैं, कहां पर? सेंटर पर विभव, विभव कहां पर? सेंटर पर, माइनस विभव कहां पर? सरफेस पर। तो ये हो जाएगा सेंटर का विभव कितना? 3/2 VS, और सरफेस पर विभव कितना है? VS है। तो बेसिकली ये VS/2 आ गया। सर VS की वैल्यू ये लिखी हुई है, VS की वैल्यू बेटा ये लिखी हुई है। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, KQ/2R, KQ/2R। सरफेस पर विभव होता है KQ/R, KQ/R, ठीक है। तो KQ/R का आधा, KQ/2R। ओके, वेरी गुड। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कुछ आपको होमवर्क दिए थे, ये डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा, होमवर्क डिस्कस करने से पहले एक दो केस और हैं, हम उनको भी सलटा लें क्या? चलो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं पहले। एक बंद पृष्ठ में 50 माइक्रोकूलम अतिरिक्त आवेश रखा जाए तो उससे संबंधित फ्लक्स, क्यों नहीं है, उससे संबंधित बेटा फ्लक्स है फाई 3 गुना हो जाता है। तो इस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश क्या होगा? तो देखो अगर हम 50 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश रखते हैं तो फ्लक्स कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो मान लीजिए पहले फ्लक्स कितना है? फाई इनिशियल इज इक्वल टू, हमने कहा देखो फाई इज इक्वल टू कितना होता है? फाई इक्वल टू होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो प्रारंभ में मान लीजिए क्यू नॉट आवेश है, तो फ्लक्स प्रारंभ में कितना? क्यू, चलो इनिशियली लिख देते हैं, क्यू इनिशियल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्रारंभिक आवेश। प्रारंभिक फ्लक्स बराबर प्रारंभ में गॉसी सतह के अंदर बंद आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाइनल हम फ्लक्स लिखें तो फाइनल अपन क्या कर रहे हैं कि इसमें 50 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश और रख रही है, तो क्यू आई प्लस 50 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अंतिम फ्लक्स हो गया, ठीक है। अंत में आवेश कितना? सर प्रारंभ में जो था उसमें 50 कूलम और अतिरिक्त रख दिया, प्रारंभ से 50 कूलम अतिरिक्त आवेश और रख दिया। अब आपको संबंध क्या दिया जाता है? आपको संबंध दिया जाता है मित्रों कि जो नया फ्लक्स है, मतलब अंतिम फ्लक्स है फाई फाइनल, ये 3 गुना हो गया फाई इनिशियल के, 3 गुना हो गया बेटा किसके? फाई इनिशियल के। मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में लिखा है कि उससे संबंधित फ्लक्स 3 गुना हो जाता है, उससे संबंधित फ्लक्स कितना हो जाता है बेटा? 3 गुना हो जाता है। तो फाई फाइनल का मान हमारे पास कितना है? क्यू इनिशियल प्लस 50, क्यू इनिशियल प्लस 50 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाई इनिशियल कितना है? फाई इनिशियल है क्यू इनिशियल प्रारंभ का आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट उड़ी बाबा, हमारे पास बचा है क्यू इनिशियल प्लस 50 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्यू इनिशियल, क्यू इनिशियल को उधर लेके जाओ तो 50 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू इनिशियल, तो क्यू इनिशियल का मान कितना हो गया बेटा? ये 50/2 बोले तो 25 माइक्रो कूलम। पहले 50 माइक्रो कूलम था, अब 25 माइक्रो कूलम, ठीक है। आवेश की कई माइक्रो कूलम भी चल रही थी। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर होगा। देखो सवाल अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर सवाल में जो कहा जाए वो अपन को करना है, ठीक है। हमें बंद में ये पृष्ठ के अंदर बंद प्रारंभिक आवेश ज्ञात करना था। कौन सा आवेश बेटा? प्रारंभिक आवेश, इनिशियल चार्ज 25 माइक्रोकूलम आ गया। अगला एग्जांपल देखिए,
आर त्रिज्या तथा एल लंबाई के बेलनाकार पृष्ठ की अक्ष के अनुदिश चित्रानुसार लंबा आवेशित तार रखा गया है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इस बेलनाकार पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। ठीक है, चित्र मैं बना देता हूं, वैसे सवाल पढ़ के चित्र बनाया जा सकता था। आर त्रिज्या है, एल लंबाई का बेलनाकार पृष्ठ के अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो ये आसानी सवाल है। ये हमारे पास एक बेलनाकार पृष्ठ हो गया बेटा, इसकी ये अक्ष है, अक्ष है। अब अक्ष के अनुदिश एक हमारे पास रेखीय आवेश है जिसका आवेश घनत्व लैम्डा, मतलब एक इकाई लंबाई का आवेश कितना है बेटा, लैम्डा है। एक इकाई लंबाई का आवेश कितना है बेटा, लैम्डा है। इसकी लंबाई एल और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, इसकी त्रिज्या है आर। त्रिज्या कितनी है, आर है। तो फ्लक्स हम लिखें तो फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू एनक्लोज्ड कितना, तो एक इकाई लंबाई में आवेश कितना है, लैम्डा। एक इकाई लंबाई का आवेश बेटा है लैम्डा, और इसकी लंबाई जो बेलन के अंदर बंद है। ठीक है, बेलन के अंदर कितना लंबाई का तार बंद है, तो बेलन के अंदर बेटा यहां से लेके यहां तक की लंबाई बंद है। ठीक है, तो एल इकाई लंबाई का तार इस बेलनीय पृष्ठ के अंदर बंद होगा। इसकी लंबाई कितनी बेटा, इसकी लंबाई हो जाएगी एल। इसकी लंबाई कितनी हो गई बेटा, एल। तो क्यू एनक्लोज्ड कितना हुआ, ये हुआ लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से। ठीक है, तो आवेश कितना हो गया, एक इकाई लंबाई का आवेश लैम्डा है, तो कुल आवेश कितना बंद हो गया इसके अंदर, लैम्डा इंटू एल। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक नया सवाल, इसमें बेटा एक नया सवाल, नया सवाल ये है कि इस बेलनीय पृष्ठ से गुजर सकने वाला अधिकतम फ्लक्स ज्ञात करिए। इसमें एक सवाल मैं अपने मन से अलग से बना रहा हूं, नया सवाल। बेलनीय पृष्ठ से गुजर सकने वाला, बेलनीय पृष्ठ से गुजर सकने वाला अधिकतम फ्लक्स, गुजर सकने वाला अधिकतम फ्लक्स, बेलनीय पृष्ठ से गुजर सकने वाला अधिकतम फ्लक्स। सोचो जरा क्या होगा, सोचो सोचो। ठीक है, तो अधिकतम फ्लक्स के लिए देखो हमें क्या करना होगा, फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, यही होता है। अब हमें अगर फ्लक्स को मैक्सिमम करवाना है, फ्लक्स को मैक्सिमम करवाना है, तो इसके अंदर, इस बेलनीय पृष्ठ के अंदर अधिकतम आवेश बंद होना चाहिए। अधिकतम आवेश बंद हो जाना चाहिए बेलनीय पृष्ठ के अंदर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य, आदित्य ने बिल्कुल सही बताया है कि हम डायगोनल के अनुदिश इस तार को रख दें। अभी तार ऐसा रखा है, अब हम तार को ऐसा करके रख दें, ऐसा करके, ताकि तार की अधिकतम से अधिकतम लंबाई, तार की अधिकतम से अधिकतम लंबाई इसके अंदर बंद हो जाए, सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो फाई मैक्सिमम अपन कैसे लिखेंगे, तो लैम्डा इंटू
लेंथ था, आवेश को मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम आवेश देखो कितना कैसे बंद होगा इसके अंदर, समझना मित्रों, ओ मित्रा, समझना इसको। हम इसको कुछ इस प्रकार से रख दें तार को, तो अभी इस तार की अधिकतम लंबाई इसके अंदर बंद होगी, इस तरीके से अगर अपन इसको रख दें तो अब बताओ ये लंबाई कितनी बंद हो गई इसके अंदर, तो इसकी लंबाई तो बेटा एल है, बेलन की लंबाई कितनी एल, और ये व्यास हो जाएगा इसका, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, और बेलन का व्यास कितना बेटा 2r, बेलन की त्रिज्या कितनी r, तो व्यास कितना हो जाएगा बेटा 2r, l√2 नहीं बेटा, ये वाली लंबाई 2r होगी, समझ रहे हो ना, ये त्रिज्या इसकी r है, तो हम इस लंबाई की बात करें तो ये वाली लंबाई कितनी होगी 2r होगी, 2r। अब इस लंबाई का अगर हम मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा √l² प्लस 2r, l² प्लस 2r का होल स्क्वायर, l² प्लस 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो इसके अंदर बंद आवेश होगा बेटा उसको अपन ऐसे लिखेंगे, एक इकाई लंबाई का आवेश कितना लैम्डा, और इसके अंदर कितनी लंबाई बंद हो गई, इसके अंदर लंबाई बंद हो गई l² प्लस 4r का स्क्वायर, ठीक है, ये 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r²। तो ये अलग से हमने एक सवाल बनाया है, ठीक है, अलग से सवाल, कि अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि बेलन से गुजर सकने वाला अधिकतम फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, तो अधिकतम फ्लक्स के लिए आप एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है बेटा, अगर हमें फ्लक्स अधिकतम कराना है तो आवेश अधिकतम होना चाहिए, और अधिकतम आवेश के लिए, अधिकतम आवेश के लिए इस बेलन के अंदर अधिकतम तार, अधिकतर लंबाई का तार बंद हो, ठीक है, ओके। चलिए, कितने लोग इस चीज को समझ गए, थम्स अप थम्स डाउन हो जाए बेटा एक बार जरा। सेम सवाल, सिमिलर सवाल, सेम नहीं सिमिलर सवाल है बेटा, आइए पढ़ते हैं। एक लंबी आवेशित रस्सी का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, इस रस्सी को भुजा लंबाई a के घन से इस प्रकार गुजारते हैं कि घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम हो, तो घन से संबंधित अधिकतम विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें, घन से संबंधित अधिकतम विद्युत फ्लक्स का मान। तो देखो इस बार एक घन है और हमारे पास एक रस्सी मान लो या एक तार मान लो जिसके पास आवेश है, एक रस्सी मान लो, एक तार मान लो जिसके पास आवेश है, और हमें घन से गुजर सकने वाला अधिकतम फ्लक्स निकालना है। तो घन से फ्लक्स अधिकतम कब निकलेगा, फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा, फाई बराबर क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है भाई साहब। अगर हमें फ्लक्स को मैक्सिमम करवाना है, फ्लक्स को मैक्सिमम करवाना है तो क्यू एनक्लोज्ड को मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्यू एनक्लोज्ड को क्या होना पड़ेगा भाई साहब, मैक्सिमम होना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो अब सोचो कि घन के अंदर हम किस प्रकार से रखें इस रस्सी को या इस तार को, जो सवाल में बोला गया है। घन के भुजा की लंबाई कितनी है, ये है, घन के भुजा की लंबाई कितनी है बेटा, ए है।
तो कुछ बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि सर विकर्ण के अनुदिश रखो तभी अधिकतम लंबाई बंद होगी। तार को कैसे रखें बेटा हम? विकर्ण के अनुदिश, ठीक है, तभी इसकी अधिकतम लंबाई घन के अंदर बंद होगी, और जितनी ज्यादा लंबाई का तार बंद होगा उतना ज्यादा आवेश, क्योंकि क्यू एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा अंततः, जैसे हम क्यू एनक्लोज्ड लिखें तो वो लैम्डा इंटू लेंथ, तार की लेंथ जो कि घन के अंदर बंद है। अब हमें क्या करना था जनाब? आवेश को मैक्सिमम कराना है। तो आवेश मैक्सिमम कब होगा? जब लंबाई मैक्सिमम इसके अंदर बंद हो। और लंबाई मैक्सिमम बंद कब होगी? जब तार को हम एक विकर्ण के अनुदिश रखें, ठीक है। तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होती है मित्रों? घन के विकर्ण की लंबाई, सर घन की विकर्ण की लंबाई होती है √3a। घन के विकर्ण की लंबाई होती है बेटा √3a। तो फ्लक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लैम्डा इंटू √3a डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये अपना आंसर हो गया। ये आंसर हो गया भाई। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये वाला सवाल तो बेटा मैं क्लास में करवा चुका हूं आपको। ये वाला सवाल मैं क्लास में करवा चुका हूं, ठीक है। चिंग 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 चांग चिंग चांग चिंग चांग चिंग। अच्छा, इस सवाल में एक अच्छा सवाल बना दूं मैं? ये तो बेटा करवा चुका हूं मैं। इस सवाल में देखो, भयंकर बढ़िया सवाल। भयंकर बढ़िया सवाल। ई की वैल्यू मैं बदल रहा हूं। ई बराबर आपको कितना दिया जाता है? ई सदिश इज इक्वल टू ई नॉट इंटू एक्स, और यहां पर लगा दिया मैंने जे कैप। ई नॉट इंटू एक्स जे कैप, ठीक है। ई नॉट नियतांक है, एक्स मूल बिंदु से दूरी है। एक्स कहां से दूरी है? मूल बिंदु से दूरी है, ठीक है। तो अब इस घन से गुजर सकने वाला घन में परिबद्ध आवेश नहीं फ्लक्स, तो घन में परिबद्ध आवेश ज्ञात करो। चलो आवेश भी ज्ञात कर लेंगे अपन। फ्लक्स मिल गया तो हमें आवेश मिल गया। देखो फ्लक्स मिल गया तो हमें आवेश मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हमें फ्लक्स मिल गया, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स मिल गया तो क्यू एनक्लोज्ड कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। मेन चीज क्या है? फ्लक्स निकालना। मेन चीज क्या है बेटा? फ्लक्स निकालना, ठीक है। सर बाई पर जे कैप होगा बेटा? बाई पर जे, हाँ बाई, जे कैप का मतलब बाई दिशा होती है। जे कैप का मतलब क्या होता है? बाई दिशा। अब आप जरा सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाई दिशा में है, बाई में ले लें हम कि किस में ले लें? जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड हम के में ले लेते हैं यार। किस में ले लेते हैं? के में। थोड़ा और बदलना पड़ेगा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा।
हेलो। हाँ 40% जी, मैं लेक्चर ले रहा था। हाँ जी जी, कुछ अर्जेंट तो नहीं? अच्छा, जी जी जी। तो यहाँ पर ये अपन हेलो 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 हेलो। हाँ चलो बेटा, अब आवाज आने लगी होगी आपको। तो देखो, सवाल ऐसा दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में है? जेड दिशा में। ध्यान देना, ये अच्छा सवाल है तुलनात्मक रूप से। और यहां पर एक सतह रखी है अपन ने। यहां पर एक सतह है, x का मान यहां पर x बराबर a है, यहां पर x का मान x बराबर 2a है। ठीक है, x बराबर 2a है। इसकी इस भुजा की लंबाई भी a ही है। तो हमारे पास ये पृष्ठ है, ई नॉट एक नियतांक है, x मूल बिंदु से दूरी है। तो दर्शाई पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स ज्ञात करना है आपको। तो दर्शाई गई पृष्ठ से संबंधित आवेश ज्ञात कीजिए। दर्शाई पृष्ठ से संबंधित आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश नहीं, फ्लक्स ज्ञात कीजिए। दर्शाई पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक ये सतह है, तो इससे गुजरने वाला हमें फ्लक्स ज्ञात करना है, फ्लक्स ज्ञात करना है। अब इस सतह का जो एरिया वेक्टर होगा भाई, एरिया वेक्टर, ठीक है, उसको अपन कैसे लिखेंगे? एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल का परिमाण कितना हो गया? मतलब क्षेत्रफल सदिश की दिशा, की दिशा, दिशा बताएंगे आप कहां पर होगी क्षेत्रफल सदिश की दिशा? तो सर क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत होती है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी बेटा के कैप। कितनी हो जाएगी बेटा? के कैप। क्षेत्रफल सदिश की दिशा कितनी हो जाएगी भाई साहब? के कैप हो जाएगी। अभी बेटा आवाज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। हेलो 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 हेलो। एक बार बेटा बताओ, अगर आवाज क्लियर है तो कमेंट में 1 लिखो।
क्लियर है? ओके। तो देखो सवाल फिर से समझो, भुजा लंबाई ए का घन चित्रानुसार विद्युत क्षेत्र ई सदिश बराबर ई नॉट एक्स के कैप में रखा गया है, जहां ई नॉट नियतांक है एवं एक्स मूल बिंदु से दूरी है, तो दर्शाई गई पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बेटा वो कहां होगा? सतह के लंबवत। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो एरिया वेक्टर, आहा नारायण नारायण, सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया भाई साहब। सब बर्बाद कर दिया अमित, ओ अमित। चलो मैं फिर से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो, देखते हैं कब तक बर्बाद होगा। बाई अक्ष, एक्स अक्ष, पृष्ठ, यहां पर x बराबर a था, यहां पर x इज इक्वल टू 2a है। a वाली लंबाई कितनी है? a वाली लंबाई कितनी है? a है। ठीक है, ये बाई अक्ष हो गई, ये अपनी x अक्ष हो गई है, इससे गुजरने वाला हमें फ्लक्स निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई साहब, यहाँ पर क्या है कि ये x का मान बदलेगा तो e बदलेगा। समझना कैसे, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा यहाँ पर। सर कैसे इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा? क्यों करना पड़ जाएगा इंटीग्रेशन का? देखो हम फाई इज इक्वल टू लिखें तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है सर, एरिया तो ई कितना दिया गया? ई नॉट एक्स के कैप, ई नॉट एक्स के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, एरिया वेक्टर कितना हो गया? ए स्क्वायर के कैप। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी? ए, और चौड़ाई भी कितनी है बेटा? ए है। लंबाई चौड़ाई दोनों ही इसकी ए है, तो एरिया हो गया बेटा इसका ए स्क्वायर। अब x का मान लगातार बदल रहा है, x का मान लगातार बदलेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर आप फाई लिखें तो फाई इक्वल टू हो गया ई नॉट इंटू एक्स इंटू ए स्क्वायर। अब x लगातार बदलेगा, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे बेटा, तो x बदलेगा, x बदलेगा। ठीक है, x बदला नहीं लेगा, x बदलेगा। ठीक है, अगर x बदलेगा बेटा तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो भाई कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान दो, ये बोर्ड के लिए नहीं है बेटा, बोर्ड में नहीं पूछ सकते, बोर्ड के लिए नहीं है भाई, ये जेई एडवांस के लिए सवाल है। किसके लिए सवाल है बेटा? जेई एडवांस के लिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। मैंने आपको पहले भी रिपीट बताया था कि कुछ चीजें अच्छी होंगी तो उनको समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। आसान चीजें आसानी समझ में आ जाती हैं, आसानी से समझ लेते हैं, और जो चीजें अच्छी होती है ना तो उनमें थोड़ा अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक ये वाली लंबाई, ये दूरी कितनी है? x। x दूरी पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा काटा है जिसकी चौड़ाई कितनी है? dx है। x दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा अपन ने कट किया है जिसकी चौड़ाई कितनी है? dx है। ठीक है, तो इस छोटे से टुकड़े का जो क्षेत्रफल होगा वो छोटा सा क्षेत्रफल होगा dA। अब dA का मान कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि क्या होना चाहिए? dA का मान क्या होना चाहिए? देखो यहां से यहां जाएंगे तो x लगातार बदलेगा, यहां x बराबर a है, यहां x बराबर 2a है, यहां से यहां जाएंगे तो x बदलेगा 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 बदलेगा, x बदलता रहेगा। x क्या होगा बेटा? बदलेगा। इसलिए हमने यहां पर क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा काटा। तो हम पहले छोटे से टुकड़े से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तो उसके लिए हमें छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल चाहिए। तो छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल आप सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, a इंटू डी एक्स, a इंटू डी एक्स। इस छोटे से टुकड़े की चौड़ाई कितनी? a, और लंबाई कितनी? dx। चौड़ाई कितनी? a, लंबाई कितनी बेटा? dx।
तो क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई साहब, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये ए है और ये चौड़ाई कितनी है बेटा, dx है। चौड़ाई कितनी है, dx है। तो क्षेत्रफल a इंटू dx हो गया। अब इस छोटे से टुकड़े से, छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स भी छोटा सा फ्लक्स होगा। तो छोटा सा फ्लक्स डी फाई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर कितना, ई नॉट एक्स के कैप, यस सर, ई नॉट एक्स के कैप डॉट डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर कितना हो गया, डी ए वेक्टर हो गया ए इंटू डी एक्स के कैप। ठीक है, अब हम जब डॉट गुणनफल करते हैं तो के वाले का के वाले से, के वाले का के वाले से। अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहो तो आप इसको इस तरीके से देख लो, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन कि ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा ई और डी ए के बीच में कोण है, थीटा किस किस के बीच में कोण है, ई और डी ए के बीच में। तो एरिया वेक्टर सतह के लंबवत, एरिया वेक्टर कहां, सतह के लंबवत मतलब जेड दिशा में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस दिशा में, जेड दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा जेड दिशा में है और एरिया वेक्टर भी सतह के लंबवत मतलब जेड दिशा में होगा। तो एरिया वेक्टर की दिशा के कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा क्या दी गई है, के कैप। तो दोनों के बीच एंगल 0 हो गया, के मतलब जेड दिशा, जेड और जेड के बीच एंगल कितना हो जाएगा भैया, 0 डिग्री हो जाएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू अपन ऐसे लिखेंगे, ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट इंटू एक्स, डी ए का वैल्यू कितना है, ए इंटू डी एक्स, और कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री। अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक लगाएं, इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक, तो x की न्यूनतम वैल्यू, सबसे पास में हम टुकड़ा यहां काट सकते हैं और सबसे दूर टुकड़ा हम यहां पर काट सकते हैं। तो देखो ये पृष्ठ यहां से शुरू हो रही है, x बराबर a से, ध्यान से सुनना, पृष्ठ x बराबर a से शुरू हो रही है और x बराबर 2a तक जा रही है। x बराबर a से स्टार्ट हो रही है और x बराबर 2a तक जा रही है। ये पृष्ठ है, क्या बेटा, ये पृष्ठ। तो लिमिट बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, a से लेके 2a तक, a से लेके 2a तक हम लिमिट लगा देंगे। अब इंटीग्रेशन फाई, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाएगा, तो फाई मिला यहां से हमें, और ई नॉट यहां पर कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इंटीग्रल एक्स डी एक्स, और लिमिट कहां से, a से लेके 2a तक, a से लेके 2a तक। अब आइए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई नॉट इंटू ए और ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट a से लेके 2a तक। तो फाई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय 2, 2 को मैंने बाहर बुला लिया, लिमिट लगाओ तो इधर 2a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, माइनस a का स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय 2, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, घट के 3a स्क्वायर आ जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, ई नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 और एक घट के 3a स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा, इसको और गुणा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो भाई साहब ये अच्छा सवाल था, ये अच्छा सवाल था बेटा। इसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा, क्यों, क्योंकि x लगातार बदल रहा है, x चेंज हो रहा है, तो हमें छोटा सा टुकड़ा काट के इंटीग्रेशन करना पड़ा। ओके, तो ये अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखो, बिंदु आवेश फाई बेलनाकार पात्र के खुले मुंह पर रखा है, तो इस पात्र से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलनाकार पात्र के खुले मुंह पर रखा हुआ है, तो हमें एक बेलनाकार पात्र बनाना पड़ेगा। सर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बेलनाकार पात्र हमने बनाया बेटा यहां पर,
इसका एक मुंह खुला हुआ है इधर, और यहां पर आवेश रखा है। यहां पर क्या रखा है? आवेश Q, आवेश रखा है Q, बिंदु आवेश Q, बिंदु आवेश Q बेलनाकार पात्र के खुले मुंह पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो बेटा बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करने के लिए पहले हमें आवेश को बंद करना पड़ेगा। आवेश को क्या करना पड़ेगा बेटा? बंद करना पड़ेगा सममिताकार रूप से। तो आवेश को बंद करने के लिए बेटा मैं क्या करूं? तो देखो भाई, ऐसे समझो कि मान लीजिए ये एक बेलनाकार पात्र है, बेलनाकार पात्र है, ठीक है, यहां पर आवेश रखा है ऊपर ऊपर। तो अब इसको बंद करने के लिए इसके ऊपर एक ढक्कन और रख दें। आवेश यहां पर रखा हुआ है ना, तो उसको बंद करने के लिए हम इसके ऊपर एक ढक्कन और रखेंगे तो आवेश बंद हो जाएगा। समझ गए बेटा? हाँ मास्टर समझ गए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कौन सा वाला टू कहाँ गया दोस्त? ये टू लिखा है ना बेटा, टू लिखा है ना, कि टू कहाँ गया? कैसे करते हो यार? टू इधर है, इधर लिख दिया टू हमने, वहां से उठा के लिखा तो है टू। चलो, तो इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बंद करने के लिए हमें एक बेलन और रखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने एक बेलन यहां पर और रख दिया, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही बना देता हूं। तो एक बेलन तो यहां पर रखा ही था, इसको बंद करने के लिए हमने एक बेलन और यहां पर रख दिया इस तरीके से। अब ये ऊपर और नीचे से दोनों जगह से बंद हो गया भाई, ऊपर और नीचे दोनों जगह से बंद हो गया। तो अब ये जो पूरा बड़ा सतह बना है, ये अपना गॉसी सतह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? अपना गॉसीय सतह है। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स फाई फ्रॉम गॉसीय सरफेस कितना? अपन लिखते हैं क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसीय सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया? क्यू किससे? गॉसीय सतह से, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसीय सतह का मतलब हो गया ये दो बेलन मिलके गॉसीय सतह बना रहे हैं। तो दो बेलन से फ्लक्स, दो बेलन से फ्लक्स कितना हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक बेलन से कितना फ्लक्स हो जाएगा? एक बेलन से फ्लक्स, एक बेलन से फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। गॉसी सतह से कितना फ्लक्स गुजर रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसी सतह का मतलब दो बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो एक बेलन से गुजर सकने वाला फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? हाँ मास्टर, ये बात क्लियर है। हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखो इनके आंसर लिखना था। ये सारे केसेस में आपको बता चुका हूं, सारे केसेस आपको समझा चुका हूं कि यदि बिंदु आवेश Q निम्न स्थितियों में रखा गया है तो प्रत्येक स्थिति में घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। प्रत्येक स्थिति में घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। तो आवेश घन के केंद्र पर रखा हो तो घन से फ्लक्स कितना निकलता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आवेश घन के किसी एक फलक के केंद्र पर रखा हो तो इसका आंसर कितना आया था बेटा? इसका आंसर आया था Q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आवेश घन के किसी एक किनारे के मध्य बिंदु पर रखा हो तो आंसर कितना आया था? Q अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट। याद है या भूल गए? आवेश घन के किसी एक कोने पर रखा हो तो आंसर कितना आया था बेटा? तब आंसर आया था Q अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट। ये सारे केसेस मैंने क्लास में डिटेल में करवाए थे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में एकदम डायग्राम वगैरह बनवा के करवाए थे। तो ये रिजल्ट याद है कि नहीं है?
ठीक है, केसेस हमने जब समझाए थे तब समझे थे कि नहीं समझे थे? तो ये होमवर्क मैंने ऑल दो दिया था, लेकिन आपको सिर्फ आंसर लिखना होता है। और ये मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं अलग अलग तरीके से, कि अगर आवेश घन के अंदर रखा है तो क्या है, फलक के केंद्र पर रखा है तो कैसे डील करेंगे, भुजा के मध्य बिंदु पर रखा है तो कैसे डील करेंगे, और घन के कोने पर रखा है तो कैसे डील करेंगे। ये सारी चीजें अपन ने समझी थी। ठीक है, एक बालक लिख रही है सर लास्ट वाला गलत है। तुम पगले हो पगले, कहां से गलत है लास्ट वाला, कैसी बातें करते हो? क्लियर है बेटा? ओके, है ना? तो बस यस बेटा, ये रिकैप हो गया आपको। और कोई कंफ्यूजन है तो आप नोट्स देखना उस लेक्चर के, है ना, जिस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। क्लियर है बात? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अपन आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। Q/6 ε0 होगा। अरे भाई तुमको बेटा दीक्षा, तुमको ये पता नहीं होता केस कौन सा है? Q/6 ε0 कब आता था? जब हम एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स पूछें। किससे बेटा? एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। यहां पूछा गया है बेटा घन से संबंधित फ्लक्स ज्ञात कीजिए, घन से संबंधित फ्लक्स। तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। एक सतह से पूछा जाता तो इस केस में आता था Q/6 ε0, और इस केस में आता था Q/24 ε0। बेटा आयु से समझा करो ना, पूछा क्या गया है? सर फर्स्ट केस में नहीं होगा, 6 होगा। बेटा देखो सवाल, देखो है ना, एक बार नोट्स उठा के देखो ना। क्यों ऐसा करते हो? क्यों ऐसा करते हो? सवाल पढ़ो ना क्या है। सर एक वेक्टर का मान, बेटा ए वेक्टर सतह के लंबवत होता है। जैसे सतह ऐसी है ना, तो एरिया वेक्टर सतह के लंबवत। तो सतह के लंबवत कौन सी दिशा बची? जेड दिशा है ना। सतह अपनी ऐसी है, ठीक है, तो इस सतह के लंबवत दिशा इधर होगी। एरिया वेक्टर सतह के लंबवत होता है, मैंने लिखवाया था कॉपी में। हाँ बेटा इसको याद रखना। देखो मैथमेटिक्स लवर, तुम भी वही कर रहे हो। तुमने एक जगह कहीं पढ़ लिया होगा, फिर वो रट लिया, और हम मतलब कुछ भी पूछे तुम आंसर वही दोगे। मान लीजिए तुम्हारी शादी हुई गीता नाम की लड़की से, गीता नाम की लड़की से तुम्हारी शादी हुई, मान लो ऐसा। ठीक है, अब तुमने याद कर लिया कि गीता नाम की लड़की से हमारी शादी हुई, गीता नाम की लड़की से हमारी शादी हुई। कोई पूछेगा शादी किससे हुई तो हम आंसर देंगे गीता, आंसर देंगे गीता। मैंने पूछा तुम्हारी सासू माँ का नाम क्या है? तुम्हारी सासू माँ का, या हम कहें कि गीता की माँ का नाम क्या है? तुम बोलोगे हमारी सासू माँ का नाम गीता है, गीता। हम पूछे कि तुम्हारे ससुर जी का नाम क्या है? ससुर जी का नाम गीता है, गीता। अरे भाई देख तो लिया करो कि पूछा क्या जा रहा है। हम कहें तुम्हारे साले साहब का नाम क्या है? सर गीता है, गीता। ऐसा थोड़ी ना होता है। सवाल पढ़ो ना। सवाल पढ़ो ना, पूछा क्या गया है बेटा? Q/6 ε0 कब आता था? जब आपसे एक फ्लक्स से, सॉरी, एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स पूछे तो। यहां पर पूरा घन से गुजरने वाला फ्लक्स पूछा गया है कि घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। पूछे तुम्हारी ससुराल में बगल में एक अंकल रहते हैं, बगल में अंकल रहते हैं, नाम क्या उनका? गीता है सर, गीता। अब इसमें भी कुछ बच्चे सर रॉन्ग, कुछ बच्चे इसमें आ जाते हैं सर रॉन्ग। गीता का स्पेलिंग ये होता है, ये होता है गीता का स्पेलिंग। अरे भाई जिससे उसकी शादी हुई ना, कार्ड में गीता नाम ऐसे ही लिखा था ना। गलत नाम ये है ना, गलत नाम ये है। अब कोई गीता की स्पेलिंग ऐसे लिखता है, कोई गीता की स्पेलिंग ऐसे भी लिख देता है।
कि सर ये वाला रॉन्ग है गीता, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है। अरे भाई हम तो वही स्पेलिंग मानेंगे जो कार्ड में लिखी थी। तुमने भेजा था ना शादी का कार्ड मुझे, उसमें स्पेलिंग यही लिखी थी, तो हम तो यही वाला मानेंगे ना। पुलकित पूछ रहे हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स लगातार बदल रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। बेटा दिमाग होता है ना, दिमाग लगाओगे तो दिमाग से पता चलेगा कि जैसे हमें इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है, इससे पास होने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर x का मान a है, यहाँ पर x का मान 2a है। तो बेटा आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ पर x का मान कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ बदल रहा है ना बेटा x। इधर जाओगे तो x का मान बढ़ता है, इधर जाओगे तो x का मान बढ़ता है बेटा। हो आलिया भट्ट नहीं, आलिया भट्ट नहीं बेटा, मैं उसकी शादी की बात कर रहा था। अब मैं आपको एक लाइन खींचूं और यहां से पूछूं कि यहाँ पर x बराबर कुछ भी है ये, अब आगे जाओगे तो x बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ऑब्वियसली बदलेगा। इधर जाओगे तो x बढ़ेगा। और कैसे पता चलेगा? कैसी बातें करते हो। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हुए अगला केस, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित लंबी चादर, लंबी चादर जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? शीट के कारण विद्युत क्षेत्र, के कारण विद्युत क्षेत्र। ये कुछ बालक हैं, ये आधे लेक्चर देखते हैं आधे नहीं देखते हैं और फिर पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं कि सर हमको ये वाला नहीं आया, सर हमको वो वाला नहीं आया। देखो कौन से बच्चे ने कितने घंटे लेक्चर देखा है, ये सारा रिकॉर्ड रहता है बेटा ऐप में। समझ रहे हो, डिजिटल जमाना है। कोई कहेगा कि सर हमको ये चीज पता नहीं चली, ये चीज नहीं समझ पाए हम। बेटा हम तुम्हारा नंबर सब हमारे पास होता है, हम ऐप में डालेंगे और दिख जाएगा कि तुमने कितने लेक्चर देखे हैं और वो लेक्चर पूरे देखे कि नहीं देखे। बेटा ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप रेगुलर रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। 20% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो शुरू से लेकर एंड तक सिंसियर रहते हैं और उन्हीं में से सिलेक्शन होता है। अब देखो चूज आपको करना है भाई कि ऑफलाइन में भी क्लास मिस हो जाती है, लेकिन ऑफलाइन में आपकी कम क्लासेस मिस होती हैं। अब फायदा क्या है भाई, ऑनलाइन में आपको 3000 रुपए का बैच मिल जाता है, ऑफलाइन में भाई आपकी 1 साल तैयारी के ना 3 लाख रुपए लगते हैं। सर 3 लाख कैसे? हमने कहा 1.5 लाख करीब फीस होती है। और ऑनलाइन कोचिंग करने आप कहीं जाएंगे तो वहां पर कमरे का किराया, ठीक है, खाने पीने की चीजें मिला के वो 3 लाख रुपए 1 साल का हो जाता है। तो वहां पर आपको 3 लाख रुपए लगते हैं, ऑनलाइन में आपको 3000 रुपए लगते हैं। डिफरेंस देख लो। हाँ, लेकिन ऑनलाइन में एक चीज जरूर है कि आपको अपने आप से ईमानदार होना होता है कि आपको ऑनलाइन में ना कोई ठोक पीट के नहीं पढ़ा सकता है।
अगर आप में खुद में पढ़ने की इच्छा शक्ति है तो आप ऑनलाइन से सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर खुद से इच्छा शक्ति नहीं है, क्लास के टाइम पर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, क्लास के टाइम पर किसी दोस्त का फोन आ गया, फोन पे बात करने लग गए, दोस्त ने कहा चाय पीने चलो, तुम चले गए, तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता भाई, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता। प्रूफ मैं अभी दिखा देता हूं भाई। ऐसे कितने लोग हैं जिनका बैकलॉग है, वो थम्स अप पे वोट करेंगे, और ऐसे लोग जिनका बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं है, सारे लेक्चर्स वगैरह देखे हैं, तो वो थम्स डाउन पर वोट करना। जिनका बैकलॉग है वो थम्स अप पर वोट करेंगे, और जिनका बैकलॉग नहीं है वो थम्स डाउन पर वोट करेंगे। और सही वोट करना है, सही वोट करना है। जिसके पास पोल है उसके पास ही करना है। अब किसी के पास पोल नहीं है तो क्या करेगा वो, ठीक है। कसम दे रहा हूं, आईआईटी की, एनआईटी की, बोर्ड की, सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कसम है तुम्हें, इंजीनियरिंग की ही कसम है तुम्हें। सच वोट करना, सच। तो जिनका बैकलॉग है वो थम्स अप पर वोट करेंगे, जिनका बिल्कुल बैकलॉग नहीं है वो थम्स डाउन पर वोट करेंगे। हम बात कर रहे हैं एक समान आवेशित शीट की। तो शीट देखो बेटा कैसे होती है, वोट कर दो, जल्दी कर दो, वोट में इतना ही टाइम लगता हो गया होगा। ये शीट होता है, शीट, और इस आवेशित शीट है, मतलब इस शीट पर ना द्रव आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। अब हम इस शीट को कैसे भी रख सकते हैं, ऐसा रख दें, ठीक है। ऐसे रखेंगे तो आपको सामने से पूरी शीट दिखाई देगी, ठीक है। ऐसा रख दें इसको, ठीक है, कैसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं बदलेगी, है ना, बस दिशा बदल जाएगी। ऐसे रखेंगे तो दिशा अलग, ऐसे रखेंगे तो दिशा अलग, ठीक है, दिशा बदल जाएगी, बस फील्ड की वैल्यू नहीं बदलेगी। ये 40% बच्चे जिनका बैकलॉग है, 40%। अब ये 40% बच्चे ना क्या करेंगे, जब तक बैकलॉग क्लियर नहीं हो जाएगा इनका, ढंग से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक ये पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते रहेंगे। जो ये बच्चे हैं ना, ये 40% बच्चे जो ये लिख रहे हैं कि सर हमको समझ नहीं आया, सर हमको पता नहीं चला, कहाँ गए, कहाँ गए, अभी कुछ थे ना, हाँ ये हेमंत कुमार, हेमंत कुमार, तुम्हारा बैकलॉग होगा बेटा। अब तुम खुद तो डिस्टर्ब होगे, सभी बच्चों को डिस्टर्ब करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं डिस्टर्ब होने वाला नहीं, मेरे लिए हर साल की बात है, ठीक है। तो हमारे पास एक समान आवेशित ऐसी एक लंबी शीट है, ऐसे एक शीट है हमारे पास, और इस पर धन आवेश है। अब आप जरा बताओ कि इसके लिए अगर हम आवेश घनत्व परिभाषित करेंगे शीट के लिए, तो कौन सा आवेश घनत्व परिभाषित किया जाएगा, क्षेत्रफल आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, या रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, ये हमारे पास एक शीट है, इसका हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, इसको हम सामने से देखेंगे भाई। कहां से देखेंगे भाई, इसको हम बिल्कुल सामने से देखेंगे। तो शीट मान लीजिए ऐसे रखी हुई है, ऐसे ऐसे रखी हुई शीट, ठीक है, ऐसे, है ना, ये सीट है, ये सीट है, ऐसे रख दी हमने। तो सामने से तो आपको एक लाइन ही दिखाई देगी, तो उसको लाइन समझ मत लेना, सामने से लाइन दिखाई दे रही, साइड से देखूंगा तो हमको शीट दिखाई देगी प्रॉपर, साइड से शीट दिखाई दे रही है, सामने से देखूंगा तो हमको एक लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं, मतलब शीट को सामने से देख रहा हूं, तो सामने से देखने पर आपको कुछ इस तरीके से एक लाइन जैसा दिखाई देगा, ऑल्दो है ये शीट, और इस पर आवेश कैसा है बेटा, पॉजिटिव, और इसका आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। आवेश घनत्व कितना है बेटा, सिग्मा है, ठीक है। यस, एरिया वाला घनत्व अपन इसके लिए परिभाषित करेंगे।
इसकी जो विद्युत बल रेखाएं होंगी बेटा, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो विद्युत बल रेखाएं सीधी इस तरीके से होती हैं। विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी बेटा, सीधी, शीट के लंबवत, शीट के लंबवत विद्युत बल रेखाएं होंगी। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, जू 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 जू। हमको एक बालक मिला, वो कहा कि सर हमने साल भर बहुत मेहनत की है, सर साल भर हमने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, तब भी हमारी ना 63% आई है। बहुत मेहनत की हमने साल भर, हमारे पास हमारी 63% आई है। मैंने कहा अपने नंबर बोलो, उसने अपना नंबर दिया। हमने जो टीचर पोर्टल होता है, टीचर पोर्टल है, हम यूज करते हैं इसको, हमने उसका नंबर लॉग इन करके देखा, उसने 24.25% क्लास अटेंड की है, 24.25%, और कह रहा है कि सर हमने साल भर बहुत मेहनत की है। अब तुमने क्लास ही 24.25% की है, तो भाई सिलेक्शन कैसे हो जाएगा तुम्हारा? मैं ये नहीं कहता कि तुमने मेहनत नहीं की, तुमने मेहनत बहुत की, मेहनत बहुत की, लेकिन वो मेहनत पढ़ाई में नहीं करी, किसी दूसरे काम में करी होगी मेहनत, है ना, किसी दूसरे काम में की होगी मेहनत, मोहल्ले मोहल्ले घूमता होगा कि इस घर में कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है, वो छत पर कितने बजे आती है। मेहनत तुमने बहुत की होगी, नो डाउट, लेकिन पढ़ाई में नहीं की। तुम्हारी क्लासेस की अटेंडेंस 24.25% है भाई, तुमने कहाँ मेहनत कर दी, कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? कोई जादू होता है क्या सिलेक्शन होना? तो इस पर धन आवेश है, धन आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र कहां होगा बेटा, दूर की तरफ, दूर की तरफ, दूर की तरफ, इधर। धन आवेश कहां होगा बेटा, दूर की तरफ, दूर की तरफ, ऐसा। ओके, चलो, इस पर आवेश घनत्व तो पॉजिटिव है। अब अगर आवेश घनत्व तो पॉजिटिव है, तो विद्युत क्षेत्र कहां होगा, इससे दूर की तरफ, दूर की तरफ, इधर इधर, दूर की तरफ, इधर इधर, ठीक है। ये कौन है, क्यों ऐसा कर, तुम बेटा फिर परमानेंट ब्लॉक हो जाओगे, फिर तुम बाद में रोओगे, है ना। ये कुछ बालक है ना, कमेंट में कुछ भी लिखते हैं, फिर ब्लॉक हो जाते हैं, फिर रोते हैं, सर ब्लॉक हो गए, सर ब्लॉक हो गए। चलो, है ना, पॉजिटिव आवेश घनत्व, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी बेटा, दूर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, हम वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक गॉसी सतह बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गॉसी सतह। और गॉसी सतह बेटा हम यहाँ पर बनाते हैं बेलनाकार, बेलनाकार गॉसी सतह बनाते हैं ऐसा। ये हमने गॉसी सतह बनाई, ठीक है, ध्यान दो। अब इस गॉसी सतह में देखना बेटा कि फ्लक्स किस किस सतह से निकल रहा है, तो एक तो फ्लक्स इस सतह से निकलेगा, ठीक है मास्टर, दूसरा फ्लक्स इस सतह से निकलेगा, दूसरा फ्लक्स कहां से निकलेगा, इस सतह से, ठीक है। एरिया वेक्टर कहां, सतह के लंबवत, इधर एरिया वेक्टर, इधर एरिया वेक्टर कहां, सतह के लंबवत, इधर एरिया वेक्टर है, इधर एरिया वेक्टर इस तरफ, इधर एरिया वेक्टर इस तरफ, ठीक है। इसकी जो वक्र सतह है, वक्र सतह से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, वक्र सतह से बेटा कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, कर्व्ड सरफेस से, ठीक है। फ्लक्स कहां निकलेगा, इस सतह से, इस सतह से, ठीक है। तो बेसिकली इसमें से हम लिखें फ्लक्स, ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल, जो फ्लक्स होगा ना फाई टोटल,
फाई टोटल, वो किस किस सतह से निकलेगा, तो हम फाई टोटल लिखेंगे फ्लैट सतह से निकलने वाला फ्लक्स प्लस एक और फ्लैट सतह है, फ्लैट सतह से, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसे ही देख लो कि वक्र सतह से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। फ्लक्स का मतलब विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं कहां से निकलेंगी, फ्लैट वाली सतह से, फ्लैट वाली सतह से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर लिखना चाहते हैं ई डॉट ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये दो सतह से निकल रहा है फ्लक्स, तो इस सतह के लिए अपन लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे अपन ई वेक्टर मतलब ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया क्यू एनक्लोज्ड का मान कितना, तो देखो आवेश इसके अंदर बंद होगा, सिर्फ आवेश बंद कहां होगा, यहां पर आवेश बंद है। आवेश कहां पर बंद है बेटा, यहां पर। अगर इसका क्षेत्रफल ए है तो बेटा इसका भी क्षेत्रफल ए ही होगा। मैं दिशा नहीं बता रहा हूं, क्षेत्रफल लिख के बता रहा हूं कि अगर इसका क्षेत्रफल कितना है ए, तो इसका भी क्षेत्रफल ए ही होगा। इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा बेटा ए, क्योंकि बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल थ्रू आउट सेम रहता है। ठीक है, अगर बेलन का क्षेत्रफल यहाँ पर ए है, यहाँ पर बेलन का क्षेत्रफल ए है, तो यहाँ पर भी ए ही होगा। किसी भी जगह आप देखेंगे फ्लैट सरफेस का एरिया, फ्लैट सरफेस का एरिया बेटा ए ही होगा, कहीं पर भी देखें। मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो पानी गिर जाएगा भैया। इससे देखो, इससे देख लो कि अगर यहाँ पर क्षेत्रफल ए है, यहाँ पर क्षेत्रफल ए है, तो आगे भी बेटा हर जगह क्षेत्रफल ए ही होगा। ठीक है, यहाँ क्षेत्रफल ए, सामने क्षेत्रफल ए है, तो यहाँ भी क्षेत्रफल ए ही होगा, बेलन है। तो इसके अंदर कितना आवेश बंद होगा, कोई कमेंट में बताएगा, आवेश कितना लिखूं। सर ये पद आपने दो बार क्यों लिखा है, सर इस पद को हमने दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि दो फ्लैट सतहों से फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, ये पहली सतह के लिए और ये दूसरी सतह के लिए, दो सतहों से फ्लक्स गुजर रहा है, इसलिए मैंने इसको दो बार लिखा है। एक तो इस सतह के लिए, दूसरी बार इस सतह के लिए, इन दोनों सतहों से फ्लक्स निकल रहा है। वेरी गुड, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, शाबाश बेटा शाबाश, सिग्मा इंटू ए। तो यहां पर हम लिखेंगे ई ए कॉस जीरो। ठीक है मास्टर, ई ए कॉस जीरो। सर जीरो क्यों, हमने कहा देखो इधर ई इस दिशा में है, एरिया भी इस दिशा में है, तो ई और ए के बीच एंगल जीरो। यहां पर देखो बेटा ई इस दिशा में है, एरिया भी इस दिशा में है, तो ई और ए के बीच एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया, दोनों समान दिशा में। ठीक है, इज इक्वल टू इसका वैल्यू हो गया सिग्मा इंटू ए। सर सिग्मा इंटू ए क्यों, हमने कहा देखो आवेश घनत्व, यहाँ पर आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा बराबर अपन क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन एरिया, क्यू अपॉन एरिया, तो क्यू बराबर कितना हो गया, सिग्मा इंटू एरिया। क्यू बराबर क्या हो गया भाई साहब, सिग्मा इंटू एरिया हो गया। तो क्यू एनक्लोज की जगह हमने क्या लिख दिया, सिग्मा इंटू एरिया। तो ई ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 प्लस ई ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 इज इक्वल टू सिग्मा एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली इधर से 2EA इज इक्वल टू कितना आ गया, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए उड़ी बाबा। E इज इक्वल टू कितना आ गया, E इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो गया। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखना है बेटा, ये प्रूफ बोर्ड के लिए भी जरूरी है, प्रूफ बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है। कंपटीशन के लिए तो रिजल्ट से काम हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट याद रखना भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ। अब देखो एक एग्जांपल जल्दी से, मल्टीपल सीट्स, एक से अधिक चादर हो तो, एक से अधिक चादर हो तो क्या सीन होगा? सीन तो सीन होबे सर, हमने दो चादर रखी है भाई, तीन नहीं दो ही रखो ना, तीन में बालक मन रोने लगे, लेकिन दो का ही पूछा जाता है, और जिसको दो का समझ आ गया उसके लिए फिर 15 भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर आवेश घनत्व धन का है सिग्मा 1, और इस पर आवेश घनत्व ऋण का है सिग्मा 2, सिग्मा 2, ठीक है। आवेश घनत्व कैसा भाई साहब? ऋण का। ठीक है, ओके मास्टर, ठीक है। अब एक चीज बताओ जरा, सबसे पहले अलग अलग तीन क्षेत्र हैं यहाँ पर, ये क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और ये क्षेत्र 3। हमें तीनों ही क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तीनों ही क्षेत्रों में, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले दिशा बनाओ, और दिशा बनाते टाइम याद रखना कि जो धन वाली शीट है, धन वाली शीट है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र शीट से दूर की तरफ होगा, और जिस शीट पर ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश के लिए हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की ओर होता है। तो एक बार अपनी कॉपी में जरा दिशा बनाओ, आपके पास 1 मिनट का समय है। बनाया? चलो मैं अभी कोशिश करता हूं। पहले इसके लिए देखते हैं, इसके लिए इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर, E1 दिशा बना रहा हूं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर, फील्ड का नाम हमने मान लिया E1, शीट 1 है तो फील्ड क्षेत्र का नाम E1, शीट 1 शीट 2 इधर बनाए। इसके कारण अभी इसको हम टच नहीं कर रहे हैं, मानो ये है ही नहीं, ये होता ही नहीं, तो इसके कारण हम बना रहे हैं, इस पर चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? दूर की तरफ। फील्ड तो फील्ड हो गए सर, ओके वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। अब देखो जरा गौर से देखना, गौर से हम इसके लिए देखें नेगेटिव वाले के लिए। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सिर्फ नेगेटिव का देखना है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण फील्ड कहाँ होगी? इसके तरफ होगी, E2 नेगेटिव चार्ज है, इसको भूल जाओ कि ये है या नहीं है, सिर्फ इसको देखो। इससे पूछो तुम्हारे ऊपर चार्ज कैसा है, इसने बोला सर हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमने कहा फील्ड होगी दूर की तरफ, ठीक है। दूर की तरफ नहीं, सॉरी, फील्ड इसके तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इसके तरफ, ठीक है। यहां पर अपन बनाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड की दिशा आवेश की तरफ होती है। कहां होती है बेटा? आवेश की तरफ। एक बार बेटा 20 सेकंड का समय आपके पास, ध्यान से दिशाएं देख लो। सिंपल सी एक लाइन है कि पहले आप पॉजिटिव वाली शीट को पकड़ लो, फिर आप नेगेटिव वाली शीट को पकड़ लेना। पॉजिटिव वाली शीट के कारण उसकी फील्ड हमेशा दूर होगी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर फील्ड दूर दूर, इधर भी दूर की तरफ। इस पे देखा नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इसके तरफ, इसके तरफ। यहां से देखेंगे तो फील्ड इसके तरफ, इसके तरफ। क्लियर है बात? अब फील्ड होती कितनी है? फील्ड होती कितनी है? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण फील्ड कितनी हो गई भाई साहब? परिमाण सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है मास्टर। इसके कारण सिग्मा 2, सर माइनस सिग्मा 2, हमने कहा नहीं माइनस सिग्मा 2 नहीं, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
माइनस या प्लस क्या करता है, दिशा बदलता है। जैसे मैंने आवेश के लिए बताया था कि पॉजिटिव आवेश है या नेगेटिव आवेश है, ये सिर्फ क्या करता है, दिशा बदलता है। क्या करता है, दिशा बदल देता है। तो जब हम सदिश राशियां लिखते हैं तो आवेश का सिर्फ परिमाण लिखते हैं, चिन्ह नहीं। इधर सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इधर सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम ई नेट लिखें। ई नेट किस रीजन में, रीजन 3 में, रीजन 3 में। तो प्लस वाली दिशा मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, तो ये वाली दिशा कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आई कैप, आई कैप एक्स दिशा में। यहां पर दोनों फील्ड समान दिशा में है भाई साहब, ओ भाई साहब, यहां पर दोनों फील्ड समान दिशा में, समान दिशा में है दोनों फील्ड। तो सेकंड रीजन में अपन क्या लिखेंगे, ई नेट इज इक्वल टू सेकंड रीजन में, समान दिशा में तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिशा भी लिखनी है तो लगा दो आई कैप। सर आई कैप क्यों, हमने कहा दिशा देखो दोनों की प्लस एक्स में है, दोनों की दिशा प्लस एक्स में है। अब हम ई नेट लिखना चाहते हैं बेटा रीजन 1 में। आप लिखो अपनी कॉपी में, कोशिश करो, कोशिश करो अपनी कॉपी में लिखो। तो सर ये विपरीत दिशा में तो ये घटेंगी, विपरीत दिशा में तो ये घटेंगी, ठीक है। तो ये सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट दिशा कौन सी, आई कैप। सर आई कैप क्यों, माइनस आई कैप क्यों नहीं, मैंने कहा कि मैंने इसको बड़ा माना है, इसमें से इसको घटाया है, इसमें से इसको घटाया तो हमने इसको बड़ा माना है, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो। या ऐसे नहीं लिखना है तो भाई दिशा के साथ ही लिख लो, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, आई कैप प्लस इसको कैसे लिखोगे, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप, ठीक है। इसको भी अगर आप दिशा के साथ लिखना चाहो ना ऐसे, तो देखो ये प्लस आई में है तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस एक्स दिशा में है तो आई कैप प्लस इसकी वैल्यू कितनी, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और दिशा कौन सी है बेटा, माइनस आई कैप, ऐसे लिख लो। आई कैप कॉमन ले लोगे तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां पर भी माइनस आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए कि बात क्लियर है या नहीं है। जल्दी से फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे इसके बाद की चीजें। शाबाश बेटा शाबाश। चलिए इसके एप्लीकेशन अपन और करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। बेटा और मतलब यस, बस अभी एक और क्लास है ना बेटा, आपका नहीं होगा सर शायद। बेटा मेरा मेरा एक अगला क्लास है अर्जुना बैच में।
नहीं बेटा, और अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना, अभी तो साल बाकी है, टेंशन मत लो तुम। बाद में तो ये कहोगे कि सर बस अब छोड़ दो। ओके, तो बेटा मन लगा के दिल लगा के, मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और बच्चों बैकलॉग से बचो प्लीज, बैकलॉग से बचो।